अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कानून की हुक्मरानी, और इसके वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हर वक्त मसरूफ़ अमल रहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जब हम देखते हैं तो शहरी पे फिर बहुत ज़्यादा लाजिम हो जाता है कि वो कानून की पासदारी करें, साथ में सिविक सेंस जो है उसकी अहमियत को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अच्छी तरह से निभाएं। और यही वो बैलेंसिंग एक्ट है कि जिससे मुल्क तरक्की करता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो रूल ऑफ लॉ है और साथ में सिविक सेंस के ऊपर उसकी जो इम्पोर्टेंस है और यानी कि उसको प्रमोट करने के लिए जो कुछ हो सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा ज़ैनब नकवी, असिस्टेंट कमिश्नर यूनिवर्सिटी टाउन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अजहर खान, PSP ऑफिसर, SP कैंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। और फिर उनके साथ हैं महविश मुहिब काकाखेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू। सबको मैं कहती हूँ कि आप लोग आए और हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, ज़ैनब साहिबा, मैं आपसे ये पूछूंगी, देखें जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि सिविक सेंस जो है अगर वो अवाम में हो तो गवर्नमेंट का भी काम बहुत आसान हो जाता है और जो मसले मसाइल जो प्रिवेल करते हैं किसी भी माशरे में वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और ये बताएं कि पाकिस्तानियों में इसकी कमी हमें क्यों नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा रेलेवेंट और बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे माशरे में सिविक सेंस की काफ़ी कमी है। और पहले मैं इससे स्टार्ट लूँगी कि अल्लाह ताला ने तो हमें 5 सेंसेस दिए हैं जो कि अल्लाह ताला की देन है। ठीक है, लेकिन जो सिविक सेंस है वो आपने खुद डेवलप करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक आपके वालिदैन से, आपकी तालीम, आपका ब्रॉटअप, ये सब आपको सिविक सेंस प्रोवाइड करता है। यानी आपकी जो तालीम का पर्पज़ है, चाहे वो आपकी रिलीजियस एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, ये जितने एस्पेक्ट हैं ये बेसिकली सब कवर अप करते हैं कि आपने इस सोसाइटी में रहना कैसे है। सही। एक मैं आपको पहले डेवलप कंट्री की एग्जांपल दूंगी, देन आई रिलेटेड विद पाकिस्तान। सुनामी आया था जापान में, बिल्कुल। उसके बाद वहाँ पे पावर जो है वो ब्रेकडाउन हो गया। फिर पता चला कि लोग जो चूँकि पावर सप्लाई ख़त्म हो गई थी तो सब लोग जितने भी थे, यानी कैश बैंक्स में पड़ा हुआ था, रेस्टोरेंट्स में था, कैफेज में पड़ा हुआ था, सब सामान पड़ा हुआ था, सब लोग बाहर आ गए। बिल्कुल ठीक है। बाद में पता चला कि कोई एक चीज भी चोरी नहीं हुई। एग्जैक्टली। यानी अगर आप देख रहे हैं या आप नहीं देख रहे, लोगों में इतनी सेंस थी कि वो लोग जाकर, यानी कोई चोरी भी नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। इसको हम कहते हैं बेसिक सिविक सेंस, एक बेसिक इंसानी शऊर, जो कि हर इंसान में होना जरूरी है। अच्छा, अब जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की, हाँ। यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे डंडे के जोर पे लोग काम करते हैं। हाँ। डंडा है तो ठीक है, डंडा हट गया तो उसके बाद आप देखेंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और हमारे यही पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाके फिर बिल्कुल ठीक ठाक बन जाते हैं। एग्जैक्टली यही बात है ना? जी जी। तो फिर क्या कहें कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रा लीनियंट है। मैडम, एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपके वालिदैन आपकी तरबियत कैसी कर रहे हैं इस सोसाइटी में रहने के लिए, आपके उस्ताद कराम आपकी कैसी तरबियत कर रहे हैं इस सोसाइटी में रहने के लिए, और फिर उसके बाद आपकी जो ग्रूमिंग ओवरऑल हुई है, आप माशरे में क्या अपना इनपुट दे रहे हैं एज अ सिटीजन। तो ये सब चीज़ें मिलकर आपको सिविक सेंस की तरफ लेके जाती हैं। अगर तो अच्छी तरबियत, अच्छी ग्रूमिंग हुई है तो आप माशरे के लिए एक प्लस एलिमेंट में आते हैं, और अगर आपकी अच्छी तरबियत नहीं, अच्छी ग्रूमिंग नहीं हुई है तो वो आप उनके लिए मसला बन जाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा SP साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी, यानी कि एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। देखिए, अफ़गानिस्तान में रोज़ के तौर पे धमाके हो रहे हैं और वहाँ पे टेररिज्म ऑन द राइज है। अच्छा, फिर उसका स्पिल ओवर जो है नेचुरली, जब पड़ोस में आग लगी हुई होती है तो जो उसके साथ एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें भी फिर उसका स्पिल ओवर होता है, और सबसे ज़्यादा फिर पेशावर में स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि KPK में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये फ्रंट लाइन स्टेट है उनकी तरफ से। तो अब लास्ट नाइट हम लोगों ने देखा कि अफसोसनाक वाक़या, और इससे पहले भी काफ़ी सारे हो चुके हैं, मथनी में जो अभी लेटेस्ट हुआ है। हमारी पुलिस कितनी प्रिपेयर्ड है? देखिए जी, जैसे कि आपने बताया कि अफ़गानिस्तान के हालात का स्पिल ओवर हमारी तरफ आता है जी, और जैसे पास डेकेड्स बड़े ट्रबलसम डेकेड्स हमने देखे, फिर अल्लाह का करम था कि ये इतने साल
कदरे बेहतर रहे। सही। जैसे कि 2007 से एक इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, 10-11 में वो पीक पे पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करम से वो कम होती गई जी। पुलिस की प्रिपरेशन और तैयारी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि चूँकि उस टाइम पे वो फिनोमेना, वो इफ़ेक्ट थोड़ा सा नया था जी। हम वॉर ऑन टेरर के लिए पुलिस एज सच प्रिपेयर्ड नहीं थी। सही। फिर जो वो जंगी हालत जंग में जब हम रहे और हम उससे होकर आए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और वो जो है तो वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। ठीक है। हम अभी भी दुआगो हैं कि जो आग उस ज़माने में लगी हुई थी अल्लाह ना करे कि बात उधर तक जाए और वो हालात दोबारा पैदा हों, लेकिन नंदीलेस हमारी तैयारी और हमारी प्रिपेयर्डनेस का लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल इन तखरीबकारों और इन किस्म के एलिमेंट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा महविश साहिबा, आप ज़रा मुझे ये बताएं, देखें जो जस्टिस डिलेड होता है वो जस्टिस डिनाइड होता है। कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोर्ट से जब स्टे ऑर्डर मिल जाता है तो वो केसेस जो हैं वो फिर डीसी के ऑफिस में भी जाते हैं और फिर वहाँ पे एक और प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। ये किन केसेस में होता है और इसको कर्ब नहीं किया जा सकता या फिर इनको शॉर्ट नहीं किया जा सकता इस टाइम पीरियड को? ये बेसिकली प्रॉपर्टी केसेस में होता है। अभी हमारे पास एक नया लॉ आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ख़वातीन के से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनैक्टमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट जो है वो 2019 में आया हमारे पास। उसमें ये था कि पहले हम जब जायदाद के तनाज़े होते थे औरतों को नॉर्मली इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिलता, उनका शेयर नहीं दिया जाता। तो इन्होंने क्या किया कि ओम्बड्स पर्सन को, जो हमारे पास प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन है, उनको इख्तियार दिया, क्योंकि पहले वो सिर्फ हैरासमेंट के केसेस सुनती थी, अब उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए कि जितने भी औरतों से रिलेटेड प्रॉपर्टी के केसेस होंगे वो ओम्बड्स पर्सन सुनेंगी। उसमें हमारे पास ये है कि आप जब वहाँ केस जमा करवाएंगे तो विद इन 2 मंथ्स वो केसेस डिसाइड हो जाने चाहिए। ठीक है। लेकिन चूंकि उसमें एक प्रोसीजर है कि अगर ओम्बड्स पर्सन को लगता है कि प्रॉपर्टी से उनको क्लियरेंस चाहिए तो वो डीसी से एक रिपोर्ट मांगती हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर रिपोर्ट दे दें कि इसकी ओनरशिप किसकी है और इसमें किस किस लीगल एयर्स कौन कौन से हैं। तो वो उनसे एक प्रॉपर्टी के बारे में एक प्रॉपर डिटेल्स मांगती हैं। वो डिटेल्स इतने लेट हो जाते हैं, इतने लेट पहुंचते हैं कि वो जो 2 मंथ्स टाइम मैं कहूँगी कि ओम्बड्स पर्सन ने डिसाइड करना होता है केस को, 2 मंथ्स में तो डीसी की रिपोर्ट नहीं आती, उसके अंदर हमारे पास सालों साल लग जाते हैं। अब चूंकि ओम्बड्स पर्सन ने उनकी सैलरीज अटैच करना स्टार्ट किए तो कुछ हद तक डीसीज कुछ एफिशिएंट हुए हैं, लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट इतनी लेट हो जाती है कि केसेस को डिसाइड करने में वही 3 साल और 4 साल लग जाते हैं। अच्छा, तो यानी कि अभी ये सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल, अभी तक वो सिलसिला जारी है। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसे हमारे पास पहले सिविल कोर्ट्स में केसेस चलते थे तो उन्हें दीवानी केसेस कहा जाता है, तो वहाँ पे अगर परदादा केस फाइल करता था सिविल सूट कि मुझे प्रॉपर्टी का केस करना है, तो कहीं जाके परपोतों को उनका शेयर मिल जाता था, तो वो काफ़ी केस जो है वो लंबे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे उसको शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब साहिबा, आप ज़रा मुझे ये बताएं, देखें जो हम ड्रग अब्यूज़ देख रहे हैं और ड्रग यूज़ जो देख रहे हैं स्पेशली, फिर उसका डिमांड और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखें कुछ ड्रग्स जो हैं वो तो हमें पता है कि अफ़गानिस्तान से आते हैं, फिर यहाँ पे भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये जो इतने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, फिर आप लोग जो हैं तो वो रिहैब्स में भी ड्रग एडिक्ट्स को डाल रहे हैं, ये सब कुछ, ये तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। लेकिन ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम का कह रही होंगी, उसी की तरफ रेफर कर रही हूँ। हाँ, उसकी तरफ भी रेफर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूँ कि जब इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम हो रहा है तो ये कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? देखिए मैडम, पहले तो मैं थोड़ा ड्रग फ्री पेशावर प्रोग्राम का उससे रिलेट करूंगी, फिर आपका जो क्वेश्चन है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता। हाँ, जी। देखिए पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, ठीक है? ठीक है। तो हमारी जो भी डेवलपमेंट होती है वो रिसोर्स बेस्ड होती है, हमारी रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो जहाँ तक हमारे रिसोर्सेज हैं, हम अपने रिसोर्सेज में मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस वक्त काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर के हवाले से बात करूँ। ठीक है। जहाँ तक आपने ड्रग अब्यूज़ और ड्रग यूज़ के हवाले से बात की, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इस पर खामोश हैं।
हम ड्रग पेडलर्स पे भी काम करें, ड्रग एब्यूज पे भी काम करें, ठीक है। लेकिन वही मैंने आपको बताया डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज। ठीक है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स का एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अभी एक हमने इनिशिएटिव लिया था मई में, जो एंड में एक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ड्रग फ्री पेशावर प्रोग्राम, जो कि विजन था हमारे कमिश्नर साहब रियाज महसूद साहब का और डिप्टी कमिश्नर साहब का। ठीक है। इसी विजन के तहत उन्होंने जो है स्ट्रीट से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर से जो है हमने ड्रग एडिक्ट्स, जिनको भी हम गाजी का लक़ब दे चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक प्रोग्राम हमारा जो एक फर्स्ट फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड फेज़ की तरफ है हम। तो उस फेज़ में हमने मोर देन 1100 ड्रग एडिक्ट्स मुख्तलिफ स्पॉट से उठाए, उनको रिहैब सेंटर्स में भिजवाया, उनका ख्याल भी रखा और उनकी रिहैब करने के बाद हमने उनको उनके वालिदैन या उनके रिलेटिव्स के हवाले भी कर दिया। अच्छा। तो एक तरह से अगर आप मोर देन 1100 लोगों को इतना फैसिलिटेट करें, और ये अपनी नोयत का पूरी दुनिया में एक वाहिद प्रोग्राम होगा कि जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट ने सारी जिम्मेदारी उठाई है और लोगों को मुख्तलिफ स्पॉट से उठाकर और अपनी फैमिली खानदान के पास सही हालत में पहुँचाया है। ठीक है। अभी उसका सेकेंड फेज भी जो है वो चल रहा है। सही है। जो पेडलर्स की बात है, आपको मैंने अभी भी बता दिया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इट डिपेंड्स कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं। हम रिसोर्सेज को देखते हुए हम इन सब पर काम करें, ऐसा नहीं है कि इन पे काम नहीं हो रहा। और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हम इनके साथ इंगेज कर सकते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो उस हवाले से हमारी मीटिंग्स भी हो रही हैं और हम लोग इस पे प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पेशावर को जो है ड्रग फ्री करने के उस पर जो है पुरअज़म है इस हवाले से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एसपी साहब, देखें यही क्वेश्चन मैं आपसे ना दूसरे तरीके से करूंगी। जिस तरह मैंने इनसे कहा रिट ऑफ द गवर्नमेंट, आपसे मैं पूछती हूँ रिट ऑफ द पुलिस। देखें अभी ये 22 जुलाई 2022 की रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद में एक सेरेमनी हुई और उसमें यूएनडीपी, केपी पुलिस और जापानीज़ गवर्नमेंट, इनका कोलैबोरेशन हुआ, एक मर्जर हुआ और उसमें जो काम करने थे मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जो पुलिसिंग प्लान्स हैं, तो उसके जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ लोकल पुलिसिंग टू द फॉर्मल पुलिसिंग है, फिर स्ट्रेंथनिंग रूल ऑफ लॉ और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे यानी कि ये लोग 5 और नए पुलिस स्टेशंस बनाएंगे और जो ट्रेनिंग ऑफ द खासादार्स है उस पे ये लोग तवज्जो देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये अभी 2022 जुलाई की रिपोर्ट है और फिर अभी ये कोलैबोरेशन हुआ है और फिर इन पॉइंट्स पे जब काम होगा तो इसका मतलब है कि रिट ऑफ द पुलिस फिर मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है कि नहीं? नहीं, देखिए जी, इसको हम बिल्कुल इसी तरह ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक जो ट्रांजिशनरी प्रोसेस है जी, वो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे एक निज़ाम जो सदियों से चला आ रहा था, ठीक है, वो ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकता। सही। उसको एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हमने पुलिसिंग इन्फिल्ट्रेशन और पुलिसिंग का एक कल्चर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है। वो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल भी है और इंस्टीट्यूशनल के साथ साथ उसकी पब्लिक में एक जो एंट्रेंचमेंट है, जब तक पब्लिक उसको ऑन नहीं करेगी, उसको एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे नहीं लेगी कि हमारे अगर कोई मसाइल हैं पुलिसिंग रिलेटेड तो पुलिस स्टेशन इज़ द प्लेस कि जहाँ पे हमने जाना है, वो रिपोर्ट करना है और एक प्रोसेस के थ्रू उसने आगे चलना है और हमें लीगल रेमेडी मिलनी है। ठीक है। वो अभी लोग भी उस तरफ उसमें टाइम लगेगा कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करें। और दूसरा, हमारी जो पुलिसिंग की फिजिकल एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बिल्ड करने में भी टाइम लगेगा। आपने खासादार की बात की, तो जब खासादार और मर्ज हुए, अभी उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है। ठीक है। वो लोग जो पहले से सर्व कर रहे हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जो पुलिसिंग के कोर फंक्शंस हैं, इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है, फिर वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, तो उसमें नेचुरली वक्त लगेगा उसको एज इंस्टीट्यूशन एंट्रेंच करने में। सही सही। अच्छा जी व्यूज़, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूज़। और जो थर्ड एंगल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूल ऑफ लॉ है और सिविक सेंस, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। महविश, मैं आपसे ये पूछूंगी कि देखें जिस तरह यानी कि वही वो सिविक सेंस वाली बात हो गई कि यानी कि अब जो नया वर्ड निकला हुआ है वो है नेटिकेट, यानी कि नेटवर्क और एटिकेट, इन दोनों को मिला के। तो जो इंटरनेट होता है वो एक ऑनलाइन एक्सटेंशन ऑफ एनी सोसाइटी है और जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो उसके ऊपर कंटेंट अपलोड होता है, जिसके ऊपर
कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? हमारा इमेज जो है वो ग्लोबली कितना ख़राब हो रहा है और इसके कंट्रोल पे क्या हो सकता है? देखिए जी, अगर हम देखें तो इंटरनेट इन इटसेल्फ, अगर उसकी हम पॉपुलेशन को भी देखें तो पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा होगी। और सब क्योंकि इसको आजकल देखा जा रहा है कि नेटवर्क्स जो हैं वो इन इटसेल्फ एक अलग दुनिया है जहाँ पे हम चले जाते हैं। फिर हम वहाँ पे ये नहीं सोचते कि एक बार जब साइबर स्पेस पे आप एक चीज़ अपलोड कर लेते हैं वो वहाँ से रिमूव नहीं हो सकती। और हमें अपने एटिकेट्स का इसलिए भी ख्याल रखना चाहिए इंटरनेट के ऊपर कि ना सिर्फ मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है वहाँ पर, आपकी अपनी इमेज भी ख़राब हो रही है। क्योंकि जब आप किसी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे अपने जितनी भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, चाहे वो आप ट्विटर पे हों, आप फेसबुक पे हों, आपसे वो सारे के सारे आपसे आईडीज़ ले लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको देखा जाता है। इवन मैंने तो अब यहाँ तक देख लिया कि बहुत सारे लोग, चूँकि केसेस हम डील कर रहे होते हैं, तो आजकल एक ऐसा ज़माना आ गया है कि इवन अब तो लोग जब रिश्ते करते हैं तो भी कहते हैं कि आप अपना सोशल मीडिया बताएं कि आपका फेसबुक के ऊपर कौन सा आपकी आईडी है, तो आपको अपना पूरा जो आपकी लिंक है वो आपको उनके साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके एटिकेट्स ठीक नहीं हैं तो ना तो आपको कोई हायर करेगा, ना तो आप अगर किसी बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वर्कशॉप के लिए जाना चाह रहे हैं या सेमिनार पे जाना चाह रहे हैं तो वो आपको पहले प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे होते हैं कि मोस्टली बहुत सारे लोग डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपसे अपने जितनी भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपसे लेंगे। तो सिर्फ ये एडिशनल बैकग्राउंड चेक हो गया। बिल्कुल, ये एक आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आप किस तरीके से, क्योंकि जैसे आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक ऐसे शख्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाएं अगर उनके एटिकेट से ठीक नहीं है। तो अगर वो सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं हो रहे तो कल को उनके ऑफिस के ऊपर भी आपकी बातें वहाँ पे जा सकती हैं और चीज़ें जो हैं जैसे कि जिसको हम सर्वेलेंस कहते हैं उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होगा। तो मुल्क की इमेज एक बात, लेकिन यहाँ पर अगर सबसे पहले हम ये देखें कि हमारी इमेज किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, हम कहीं पे भी नहीं जा सकेंगे, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी हमें कंट्रोल होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ज़ैनब साहिबा, ज़रा मुझे ये बताएं ये एनक्रोचमेंट्स के बारे में कि जहाँ पे यानी कि जाहिर है जब इनकी वजह से जो स्ट्रीट ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब होती है, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अब देखें जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वो रेडी कल्चर बहुत ज़्यादा है, और रेडी जो वो मुझे विन विन सिचुएशन इसलिए नज़र आती है कि रेडी के ऊपर ये एक रोज़गार का ज़रिया है जो लोग इससे कमा सकते हैं। फिर कस्टमर्स के लिए भी यानी कि थोड़ा सा वहाँ पे ज़रा आइटम्स जो हैं वो ज़रा सस्ती मिल जाती हैं, तो दोनों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन क्या इसके लिए कोई स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि इस कल्चर को ना ख़त्म किया जा सकता है और ना ख़त्म करना चाहिए, तो स्मार्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? मैडम, चूँकि मेरे पास यूनिवर्सिटी टाउन का एरिया और यहाँ पे इंक्रोचमेंट बेसिकली दो तरह की है, टेम्प्रेरी एंड परमानेंट, जिसको एंटी इंक्रोचमेंट लॉ 1977 जो है वो देखता है जी। जहाँ तक अब रेडियो की बात करें इसको हम टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट में कंसिडर करते हैं, और ये ज़्यादातर इशू बोर्ड बाज़ार में है काफ़ी, और जो KTH इमरजेंसी रोड पर, और इसको इसलिए हम हाईलाइट रखते हैं क्योंकि ये रोड अगर ब्लॉक हो जाती है, इमरजेंसी रोड फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली इमरजेंसी पर्पज़ का जो पर्पज़ है वो सर्व तो ना हो सका। इन द सेम वे अगर बोर्ड बाज़ार ब्लॉक हो जाता है तो सारा पैसेज ही एक तरह से लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट करता है। ठीक है, देखें आप ये कह रही हैं कि इनके रोजगार का जरिया है, ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे कानून की बात आती है वो फिर हम अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करते हैं। अगर मैं बोर्ड बाज़ार की स्पेसिफिकली बात करूँ तो वहाँ पर दोनों साइड्स पे रेडी वाले जो थे कार्ट्स लगा के वो बैठ जाते थे। सही। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि किनार की एक साइड पे हमने केप स्टोन्स भी लगा दिए और कहा कि भाई आप इज्जत के साथ कोने में एक साइड पर बैठ जाएं, ठीक है, और उसी लेन को फॉलो करते हुए एंड तक चले जाएं। सही। जब आप दोनों साइड्स पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, उससे रोड ब्लॉक हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे, ट्रैफिक जो है वो कंजेशन क्रिएट होगा। बिल्कुल। तो आम आवाम इससे इफेक्ट होगी। आप तो सिर्फ रेडी वालों को देख रही हैं जो 300 या 400 लोग हैं जो उस पैसेज को यूज कर रहे हैं, दे आर मोर देन 1000 इन अ डे। तो हम तो उसको देखेंगे जो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे, और वो आम पब्लिक है। तो हम तो पब्लिक गुड के लिए काम करते हैं। रेडी वाले भी पब्लिक में आते हैं, लेकिन आप जब बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें आपको समझ आती है कि भी पब्लिक जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है एज कम्पेयर टू कि वहाँ पे जो रेडी लगा के लोग बैठे हैं। या इनके लिए कोई मुख्तलिफ एरियाज जो है वो फिर मुख्तस की जाए? मैडम, ये पहले भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई है, लेकिन इनके आई डोंट नो इनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि जब तक हम लोग बेचेंगे एक ऐसे स्पॉट पे जाके नहीं कि जहाँ पे लोग हमसे खरीद लें, यानी इवन कि आप अगर बोर्ड बाजार भी चले जाएं, मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज इट्स माय एरिया, सही है, तो वहाँ पर वो रोड के बीच में आकर यानी आप यानी लिटरली कि गाड़ी गुजरी है तो उसको अंदर चाहेंगे कि उसको प्रोवाइड कर दें चीज़, वो ये नहीं देख रहे कि इससे पूरी रोड ब्लॉक हो रही है। अच्छा, ठीक है, तो हमें मजबूरन उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना पड़ता है, और मैंने ऑलरेडी इनको जगह प्रोवाइड कर भी दी है।
अच्छा। केनाल की एक साइड पे मैंने केप स्टोन्स लगा के उनको प्रॉपर 300-400 रेडी वाले आराम से उधर बैठे हैं। ठीक है। दूसरी साइड पे इनको हमने इन्फोर्स कराया कि भाई आपने यहाँ नहीं बैठना, बट स्टिल दे आर लाइक सिटिंग देयर। तो हम फिर क्या करते हैं, इन्फोर्समेंट अपनी करवाते हैं थ्रू दी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। अच्छा, इसी के साथ कनेक्टेड क्वेश्चन मैं पार्किंग इशू का करूंगी। जी जी। मेन यूनिवर्सिटी रोड जो है, जिस तरह हम आपने रोड ब्लॉक्स की बात की, जी जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उसके सामने पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं, यानी कि अब जाहिर है उसके लिए भी तो कोई हल निकालना चाहिए। मैडम पार्किंग से रिलेटेड 2-3 इश्यूज हैं। एक तो इलीगल पार्किंग लॉट्स बहुत ज्यादा है, जी। ठीक है, इलीगल। दूसरा पार्किंग स्पेस है पर फंक्शनल नहीं है। हाँ, ठीक है जी। और अगर पार्किंग स्पेस मौजूद भी है तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। फंक्शनल अलग चीज़ है, लेनी है स्पेस, लेकिन गाड़ियाँ इतनी हैप-हैज़र्ड खड़ी हैं, यहाँ पे 10 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, वहाँ 5 खड़ी हो रही हैं। सही है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मैंने देखा। इलीगल पार्किंग लॉट्स के खिलाफ तो मैंने क्रैकडाउन भी किया और बहुत सी इलीगल पार्किंग्स मैंने क्लोज भी की। नेम्स मैं नहीं लूंगी यहाँ पर। ठीक है। जहाँ तक फंक्शनल करवाई मैंने पार्किंग्स मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, एक बहुत बड़े आप ब्रांड, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगी बिकॉज इट्स नॉट लाइक अप्रोप्रिएट यहाँ पे नाम लिया जाए, तो उनकी पार्किंग जो थी फंक्शनल नहीं थी। ठीक है। मैंने मेक श्योर करवाया कि उनकी पार्किंग भी फंक्शनल हो और उनकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है उसके इश्यूज काफ़ी कम हो गए। अच्छा। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने इंश्योर करी। तीसरी, जहाँ पर पार्किंग स्पेस है अच्छी खासी अवेलेबल, लेकिन उतनी हैप-हैज़र्ड वहाँ पे अरेंजमेंट होती है कि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं होती, रोड पर होती हैं। हाँ जी। तो वो भी अरेंजमेंट मैंने मेक श्योर करी, अंडरटेकिंग लेके स्टाम्प पेपर पर, कि आपने वहाँ पर अपने वेलेस वगैरह खड़े करवाने हैं और प्रॉपर आपने पार्किंग करवानी है ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज दे आर डूइंग कमर्शियल वर्क, उससे लोग इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने काम किया है। और लाइक सिटीजन पोर्टल पे पहले बड़ी कंप्लेंट्स आती थी, लेकिन इट्स बिन मोर देन 2 मंथ्स के मुझे पार्किंग से रिलेटेड जो इश्यूज है यूनिवर्सिटी रोड पे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कोई नहीं है। जी। अच्छा जी, एसपी साहब देखें, नारकोटिक्स इरेडिकेशन टीम ये भी मेरे ख्याल में जुलाई 2021 में फॉर्म हुई है, न्यूली इस्टेब्लिश्ड, हेडेड बाय द डीएसपी, और यहाँ पे स्पेशल आइस डेस्क फॉर डेटा कलेक्शन बना हुआ है। और फिर उसके बाद जो एसएचओज हैं, तो यानी कि उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वो इनएफिशिएंट हुए या फिर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी प्रूव हो गई। तो यानी कि इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि एसएचओज जो है वो बिल्कुल, यानी कि किसी भी लोकेलिटी के बारे में उनको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन होती है, आइज एंड ईयर्स ऑफ दैट एरिया है। तो क्या ये अंडरपेड नहीं है अगर इनकी ये क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर अगर ये इनएफिशिएंसी दिखाते हैं, क्या ये इस वजह से है? नहीं, देखिए जी, ये जो आपने बात की कि एसएचओज के खिलाफ एक्शन होगा, वो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, आई साहब और सीसीपीओ पेशावर, उनकी तरफ से डायरेक्शंस थी जी कि जिस एसएचओ के एरिया में, जो आपने बात की कि उनको एरिया का काफ़ी अंदाज़ा होता है, हाँ, अगर उनके एरिया में नेट की टीम जाके रिकवरी करती है तो एसएचओ इज आंसरेबल कि व्हाई इजंट ही एबल टू डू दैट रिकवरी, ठीक है, व्हिच नेट टीम इज डूइंग। ठीक है, तो ये एक उसका एस्पेक्ट था। दूसरा, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट की अभी तक सिर्फ एक केस हमारे सामने आया है। अच्छा। जो एक पुलिस ऑफिशियल की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटली प्रोसीड कर दिया गया है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उनके अगेंस्ट इनिशिएट कर दी गई थी उस टाइम पे। जो आपने बात की कि नेट टीम में बिल्कुल हमने बहुत ज़्यादा केपेबल ऑफिसर्स केपी पुलिस के इंक्लूड किए हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो ये एसएचओज के लिए एक स्पेशल कंडीशन रखी गई, तो एसएचओज भी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मतलब आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन में हमने दर्जनों की तादाद में नारकोटिक्स सीज किए हैं और उन पे जो है तो एफआईआर्स रजिस्टर हो गई हैं। ठीक है, मैं उसके डेटा भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि डेली बेसिस पे वो कितनी सीजर हो रही है और कितने एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं और कितने कल्प्रिट्स अरेस्ट हो रहे हैं। सही सही, यानी कि ये जो नारकोटिक्स इरेडिकेशन टीम नेट, ये फिर यानी कि बड़ी इफेक्टिव काम कर रही है। और मेरे ख्याल में इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एएनएफ के साथ भी होता है, एंटी नारकोटिक्स। बिल्कुल जी, उनके साथ भी होता है और लोकल पुलिस स्टेशंस में एसएचओज के साथ भी होता है। अच्छा। अक्सर औकात में ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कहीं पे ये ऑपरेशनली भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा महविश साहिबा, नेटिकट पे तो बात हो गई और आप साइबर क्राइम्स में एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है ना, तो उस लिहाज से मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो साइबर क्राइम्स जब रिपोर्ट करने हों तो वो किसकी डोमेन में आते हैं?
कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए अगर कोई ये फेस करे तो? देखिए, साइबर क्राइम्स जो है उसका मैंडेट FIA के पास है। अच्छा। पहले तो FIA ऑफिस में ही साइबर क्राइम्स का विंग हुआ करता था। अब जो साइबर क्राइम्स की जो विंग है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है। और इनका जो टीम थी, इन्वेस्टिगेशन टीम थी, पहले FIA ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल केसेस में करते थे वही इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया करते थे। ठीक है। लेकिन अब इन्होंने टेक रिलेटेड टीम्स रख लिए हैं। अच्छा। जैसे IT एक्सपर्ट्स हो गए, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेकर आए हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशंस करें। क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक्स करना, लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, उसकी डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत डिफिकल्ट होती है, हर किसी को समझ नहीं आती। तो आप अगर एक आम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को एक काम देंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट, वो फिर मुश्किल हो वो बहुत मुश्किल था। ठीक है व्यूअर्स, एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और अभी मैं क्वेश्चन करूंगी ज़ैनब साहिबा से फिर मिलावट के ऊपर, फिर ग्रांड फरोशी के ऊपर, फिर जो पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर्स के ऊपर जो टैंपरिंग हो रही है, यू नेम इट। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता, हम 2 नंबर कामों में बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अब आप ज़रा मुझे ये बताएं कि देखें, छापे भी पड़ते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जुर्माने भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये फाइन्स इनफ नहीं है, शायद ये बहुत ज़्यादा अमीर है और इनके लिए वो पैसे देना शायद बहुत ज़्यादा आसान है। इसीलिए जब आप लोगों की टीम्स जब चली जाती हैं तो ये लोग फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। मैडम, अगर हमारी इन्फोर्समेंट ना हो तो आपको वायलेशंस कहीं ज़्यादा नज़र आएंगी। अच्छा। तो अगर हम इन्फोर्समेंट करें दैट मीन्स कि यानी यहाँ पे जो है चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं और एज़ पर लॉ चलने की हम भी कोशिश करें और इन्फोर्समेंट भी करा रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक आपने पेट्रोल पंप्स की बात की, मैं जो रेगुलर इंस्पेक्शंस करती हूँ, जो मेरी विसिनिटी में जितनी भी पेट्रोल पंप्स आते हैं, फिलिंग स्टेशंस, उसमें CNG भी शामिल है और जो है पेट्रोल पंप्स, डीजल, इन सब के डिस्पेंसर्स भी हम चेक करते रहते टाइम एंड अगेन। अब इसमें डोमेन आती है दोनों डिपार्टमेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इन द सेंस कि हम लोग ओवर प्राइसिंग देखते हैं अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट, कि अगर वो ओवर चार्ज कर रहे हैं तब भी, और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो लो मेजरमेंट को चेक करता है। तो अब हम एज अ टीम वर्क काम करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट प्लस उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, और हम साथ जाते हैं और वो डिस्पेंसर्स, क्योंकि दे आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वो खोल के चेक भी कर सकते हैं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, कुछ चेंज तो नहीं किया हुआ इन्होंने डिस्पेंसर में, तो वो हमारे साथ होते हैं, हम मिलकर टीम वर्क करते हैं और फिर हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर जो है वो गेजेस कम है, कहाँ पे ओवर प्राइसिंग हो रही है, और उसके मुताबिक हम इनको सील भी करते हैं। सील करना मतलब एक पेट्रोल पंप को 24 घंटों के लिए उनको ठीक ठाक जोर पहुंचता है, इसके साथ आप उनको फाइन भी कर दें, उसके साथ फिर उनकी ये भी होता है बदनामी सी भी एक तरह से हो जाती है, सबको पता चल जाता है सील है और यहाँ पे फ्यूल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो एक तो ये तरीका हमारी इन्फोर्समेंट का, और इस वजह से अभी जब हमने रिसेंटली इंस्पेक्शंस किए यूनिवर्सिटी रोड पर, तो मोर देन 5 to 10 हमने फिलिंग स्टेशन चेक किए और हमें उसमें 2 से 3 सिर्फ जगहों पे मैनिपुलेशन पाई गई, लो मेजरमेंट पाई गई, रेस्ट ऑफ दी जो थे वो सारे सही गेज के साथ दे रहे थे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, क्योंकि पहले फेसबुक के ऊपर लोग बहुत ज्यादा वीडियोस डाल रहे थे, क्लिप्स डाल रहे थे ना कि यहाँ पे भी हो रही है टैंपरिंग, वहाँ पे भी हो रही है, तो अब आप कह रही हैं कि कंट्रोल हो गया? कंट्रोल हो गया जस्ट बिकॉज कि हमारी इन्फोर्समेंट है टाइम एंड अगेन। ठीक है। अच्छा। सेकेंडली आपने मुझसे पूछा एक हाइजीन का, शायद आपने पूछा गिरफ्त फरोशी का जो ओवर प्राइसिंग हुई है, तो हम लोग चेक करते रहते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी इनका डेली रेट आता है, हम उसके मुताबिक जाकर हम मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर जाकर इंस्पेक्शंस भी करते हैं, चेक भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिटीजन पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है। तो हम उसके मुताबिक चेक करके और उसको एज पर लॉ जो है पिनलाइज भी करते हैं। उन पे हम लोग अगर तो फॉर एग्जांपल उन पे जितनी भी मैक्सिमम पेनल्टी अवेलेबल है, हमारी कोशिश होती है कि हम देखते हैं कि वायलेशन कितनी नोयत की है, किस तरह की वायलेशन है। ठीक है। उस वायलेशन को देखते हुए हम एज पर लॉ उन पे पेनल्टी इंपोज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट नहीं है। एडल्ट्रेशन पे बेसिक जो डोमेन आता है वो हमारे पास हलाल फूड अथॉरिटी है, वो एडल्ट्रेशन चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें भी स्पॉट पे पता चल जाता है कि भाई अगर एक बंदा दूध बेच रहा है और उसमें उसने बर्फ डाली हुई इतनी कि वो पानी ज्यादा और दूध कम रह गया, तो एडल्ट्रेशन इज वेरी विजिबल, तो हम उसको भी उधर ही पकड़ लेते हैं। या फिर उसमें केमिकल्स मिला लेते हैं। अगर केमिकल्स, हमारे पास केमिकल्स के लिए हमारे पास प्रॉपर जो है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की अपनी एक मोबाइल लैब है, वो स्पॉट पे जाती है, विद इन अ मिनट आप कह लें कि वो हमें पूरा डेटा दे देती है कि इसमें केमिकल कितना है, इसमें पानी कितना है, तो हम उसके मुताबिक एक्शन लेकर उनको एज पर लॉ प्रोसीड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं तभी चीजें कंट्रोल्ड हैं। हम इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एसपी साहब देखें, जो सिटी पेट्रोल है ना, तो ये स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं, और इनके बारे में जब मैंने देखा तो इनके 2 शिफ्ट्स होते हैं ना, 8 अर्ली
तो थर्ड शिफ्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रात के टाइम तो सबसे ज्यादा ये क्रिमिनल्स एक्टिव होते हैं, थर्ड शिफ्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, वो जो सिटी पेट्रोल और अबाबील का फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके रश आवर्स के लिए जो आपके स्ट्रीट्स हैं या मेन रोड्स हैं या मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सही, ठीक हो गया जी। सही। और जो रात के वक्त तो पुलिस की नॉर्मल गश्त और मोबाइल्स चल रही होती है, वो पूरी रात चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसको जो पर्पज़ ही इन दोनों फोर्सेस के रेस करने का यही था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा हो रही हो और जो ऐसे स्ट्रीट्स हैं जिनके क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं और वहाँ पे स्नैचिंग और इस किस्म की एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री रही हो, तो ये उनके लिए है। और बाकी रात के औकात में तो थाने की जो मोबाइल्स हैं वो गश्त कर रही होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अबाबील स्क्वाड जो है जी, तो वो भी जाहिर है ये स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन इसके बारे में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो यही है कि इनमें जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं वो आउट ऑफ द सिटी, तो उनको ना ये स्ट्रीट्स के बारे में, गलियों कूचों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो वो हॉट परसूट करने में ज़रा मुश्किल होती है। देखें, हर चीज़ के प्लस भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। अगर हम लोकल्स करते तो शायद आज आप मेरे से ये सवाल पूछ रही होती कि जी ये तो लोकल्स हैं, इनके पास तो इंसेंटिव्स हैं, ये तो सबको जानते हैं। तो मैं उस पर यही कहूँगा कि जगह पहचानना और जानना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमने बड़ा एक सोच विचार और डेलिब्रेशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि हम बाहर से एक फोर्स लाएंगे, ठीक है, जो यहाँ के सिर्फ रास्ते तो वो जान जाएंगे, लेकिन बाकी उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स ना हो या इंसेंटिव्स ना हो, न्यूट्रल्स हो। तो वो उस एंगल से हम इसको देख रहे थे, तो इस वजह से बाहर के लोग इसमें डिप्यूट किए गए हैं। अच्छा, ये कंपेयर टू जिस तरह वो लाहौर में जो डॉल्फिन फोर्स है, उनकी भी तो बड़ी अच्छी रिप्यूट है, तो ये भी उसी तरह है कि नहीं? इसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं है? मैडम देखें, मैं आपसे यही पूछूंगी। इट्स अ नेसेंट फोर्स। डॉल्फिन फोर्स जब रेस की गई तो उसको भी टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे चेक किया गया, उसमें जो खामियां थी उसको ओवर द टाइम रिमूव किया गया और उसमें जो है तो उसको फर्दर डेवलप किया गया। ठीक है। अभी हमारे अबाबील फोर्स की लॉन्चिंग को हार्डली साल हुआ है। ठीक है। हम भी उनको देख रहे हैं, जो हमारे डेली बेसिस पे फीडबैक है, उनकी परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर, उनके अदर जो टर्न आउट और सारी चीज़ें हैं उनके मुतालिक, उनको हम असेस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस और उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये उससे भी बेहतर इसको हम खड़ा करके दिखाएंगे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा महवीर साहब, आप ज़रा मुझे ये बताएं कि साइबर क्राइम के लिए जो लॉज बने हुए हैं वो फुली इन प्लेस हैं कि नहीं है, और जब वायलेशंस होती हैं तो उनके पनिशमेंट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पनिशमेंट्स क्या है और लॉज इन प्लेस हैं कि नहीं है? देखिए, इस लॉ के अंदर बहुत सारी लूप होल्स मौजूद हैं जिसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अच्छा। सबसे बड़ा जो लूप होल वो तो ये है कि जितनी भी ऑफेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम 2 वो सारे बेलेबल हैं और नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो उसमें फिर सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि उनकी बेल बहुत आसानी से हो जाती है। इसमें अगर हम देखें तो जहाँ तक पनिशमेंट्स की बात है, पनिशमेंट्स भी उस तरीके से सिवियर नहीं है, ऑल्दो फाइन इन्होंने लगा दिया है, और फाइन भी किस हद तक इम्पोज होता है वो हम समझाते हैं कि इतने हमारे पास फ़ाइन जो है वो उतना नहीं आता। जहाँ तक साइबर हरासमेंट की बात है तो उसकी भी 3 इयर्स पनिशमेंट है और साथ ही साथ 1 मिलियन रुपीज़ वो फ़ाइन है। अच्छा। लेकिन अगर वो साइबर स्टॉकिंग एक बच्चे के साथ हो रही है, उसको आप किसी तरीके से उसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके ऊपर स्पाई ऑन कर रहे हैं, तो फिर वो 5 इयर्स उसकी पनिशमेंट है। ठीक है। सिमिलरली जो साइबर बुलिंग का जैसे आपने वर्ड यूज़ किया वो हमारे लॉ के अंदर नहीं है। अच्छा। जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके अंदर साइबर बुलिंग को ऐड नहीं किया गया, उसको साइबर स्टॉकिंग में ही इन्वॉल्व कर दिया है, उसको मर्ज कर दिया गया है, और उसमें सिर्फ ये बता दे कि अगर बच्चा है उसके साथ हो रही है, क्योंकि साइबर हैरेसमेंट और साइबर स्टॉकिंग इन दोनों में भी डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ साइबर स्टॉकिंग का वर्ड यूज़ करके उसके अंदर हैरेसमेंट बुलिंग सब इंक्लूड कर दी गई है। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरे, हम जैसे हेट स्पीच की हमने बात की कि हमें अपने नेटिकेट्स रखने चाहिए और नेट पे हम कैसे बिहेव करें, तो वहाँ पे हेट स्पीच के लिए 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है।
7 years? 7 years इम्प्रिजनमेंट है अगर आप हेट स्पीच कर रहे हैं। अच्छा। तो इसको भी देखने की जरूरत है। सिमिलरली इसको अगर हम देखें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भी हमारे पास 7 years इम्प्रिजनमेंट है। अच्छा। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और साइबर टेररिज्म है, वहाँ पे वो नॉन अवेलेबल हैं। अदरवाइज बाकी सारे जितनी भी हमारे पास पनिशमेंट्स और जितनी भी सेक्शंस हैं, जितने ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने जैसे डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन की बात आ जाती है कि आप किसी की पिक्चर लगा, जैसे मॉर्फिंग हम करते हैं, तो मॉर्फिंग वीडियोज़ में भी होती है और इमेजेस में भी होती है कि आप किसी एक इंसान पर्सन का चेहरा यूज़ कर लें, बॉडी किसी और की हो, आप पिक्चर्स को वल्नरेबल बना लें, आप किसी इंसान के पिक्चर्स को वायरल करें, लेकिन आपने उन पिक्चर्स को जैसे नाजेबा पिक्चर्स आप आउट कर दें, वीडियोस आउट कर दें, तो उसकी भी पनिशमेंट्स हमारे पास हैं। वो भी 5 years और 3 years अगर पनिशमेंट्स होती हैं तो वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक बेलेबल हो जाती हैं। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा नाजरीन, एक और ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेती हूँ ज़ैनब साहिबा, ये जो रेस्टोरेंट्स पे आप लोग जो छापे मारते हैं, हाइजीन चेक्स होने चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता कि यानी कि कोई ओपन किचन हो, कोई सी थ्रू किचन हो, ताकि आप लोगों का भी काम आसान हो जाए और जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी ज़रा तसल्ली हो कि हाँ हमारे सामने कुकिंग हो रही है और जगह ज़रा साफ़ सुथरी है। वैसे ये ट्रेंड भी बन गया है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ओपन किचन आइडिया जो है इट्स वेरी गुड आइडिया जी। इससे हमारे भी थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। हाँ। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन आप किसी रेस्टोरेंट को ये वो नहीं करा सकते अभी, क्योंकि अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि आप उनको इन्फोर्स कराएं कि भाई आप लोग हर सूरत ओपन किचन पॉलिसी रखें। ठीक है, ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डेवलप कंट्रीज तक जब पहुँचेंगे तो तब तक इट विल टेक टाइम। ठीक है। लेकिन मीन वाइल जितना बीइंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं, हाइजीन चेक पे नो कम्प्रोमाइज़। अगर तो अनहाइजीनिक सिचुएशन है, क्लीनलीनेस सिचुएशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस पर कोई हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होता, चाहे वो जितना भी बड़ा रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, हम उसको एज पर लॉ प्रोसीड भी करते हैं, सील भी करते हैं, मैक्सिमम जो है पेनल्टी भी उन पर इम्पोज करते हैं, बिकॉज उनसे डायरेक्टली अवाम इफेक्ट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ तक कि अभी हमने इन्फोर्समेंट करवाई, जस्ट टू लाइक आपको बताने के लिए कि जहाँ पे किचन में जब मैंने विजिट किया तो आपके जो स्पून्स, ग्लास और प्लेट्स हैं, इनसे चूँकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मुँह के साथ, ऐसे जर्म्स इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये उनसे इंश्योर करवाया कि जो बड़े बड़े कैफेज हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो स्टरलाइजर्स लगाएं प्रॉपर, क्योंकि उस बगैर आपके जर्म्स नहीं मरते और आपके पास मैक्सिमम कस्टमर्स भी आते हैं। सही है। तो हम अपनी तरफ से इन्फोर्समेंट की पूरी कोशिश करें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में, और इंशाल्लाह आवाम को बहुत बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा एसपी साहब, ये देखें जो चाइल्ड किडनैपिंग है ना, वो ऑन द राइज है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके बारे में क्या हो रहा है? देखिए जी, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोसाइटी हमारी, सबसे पहले पेरेंट्स की, फैमिली मेम्बर्स की, और फिर सोसाइटी की इन जनरल, कि हम ये देखें पहले तो पेरेंट्स के उनके बच्चे अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो किसी फैमिली मेम्बर को उनको एकम्पनी करे। आपने देखा होगा कि कैंट में 2 महीने पहले हमारे पास 3 संडेज को 3 माइनर बच्चियों के ज़्यादती और उनके साथ मर्डर के केसेस रोनुमा हुए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेस किया उस कल्प्रेट को, और वो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने तमाम वो कुछ किया जो हमारी जिम्मेदारी है कानूनन, और हम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ सोसाइटी को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने की बेहद ज़रूरत है। स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कि खुदारा अपने बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। तो वो तो एक सोसाइटी के लेवल पे है। हम पुलिस जितना हमसे हो सकता है, जब जितने मेगा इवेंट्स होते हैं उस पे हमने अपनी पुलिस की सर्वेलेंस व्हीकल्स तैयार की हुई हैं जिनमें कैमरे नस्ब हैं, जितने भी मेगा इवेंट्स हो रहे हों, ताकि वहाँ से कोई बच्चे गायब ना हो जाएं, तो उनको हम उन इवेंट्स में ख़ास तौर पे, और वैसे भी इन जनरल रूटीन उनकी पेट्रोलिंग हम करते रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है, पुलिस किन किन तक पहुंचेगी, तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वही बात है कि वो अगर बच्चे हैं तो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आयद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज है ना। एग्जैक्टली। और यानी कि ट्रैफिक भी फिर बहुत ज़्यादा है, सड़कें भी बिल्कुल तंग हैं, तो जाहिर है फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स के ऊपर ही है। एज अ सोसाइटी ये मैं कहूँगा कि कलेक्टिव हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही सही।
अच्छा महविश, ज़रा मुझे ये बताएं, देखें ये जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना, साइबर क्राइम्स, ये डार्क वेब पे होते हैं, वहाँ पे एविडेंस ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे ट्रैक करना भी उस क्राइम को ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी क्राइम रिपोर्ट करने के लिए और फिर उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। क्या हमारा ये जो साइबर क्राइम सेल है और इसमें जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी ये कैपेसिटी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हम लोग सरफेस वेब की बात करते हैं तो वो तो आप बड़ा इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स, अगर हम सरफेस वेब के ऊपर अपने फेसबुक से, हम ट्विटर से, इंस्टाग्राम से डेटा को और एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर सकते, तो डार्क वेब तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब भी आप एविडेंस कलेक्शन की बात आती है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ पर उनके ऑफिसेस हों, और डार्क वेब बिल्कुल एक, वहाँ पे आप बिल्कुल एनोनिमसली जाते हैं। हाँ। और वहाँ मोस्टली जैसे कि हम डीप वेब की बात करते हैं, हाँ। उसकी कैटेगरी में आ जाता है। तो देखें, डार्क वेब में तो लोग, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशंस करती है, इनक्रिप्टेड होती है, वहाँ पे आप एनोनिमस हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वहाँ पे कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वहाँ जितनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अब जो हम डार्क वेब पे देख रहे हैं, जैसे कि ये पोर्नोग्राफी है, वो बहुत ज्यादा हो गई है, वो आपको नहीं पता कैसे लिंक्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके ऊपर हो रही है, इवन ड्रग्स सेल आउट हो रहे हैं, वेपन्स उसके ऊपर सेल आउट होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, उनको किस तरीके से पकड़ना है वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ट्रैफिक को पकड़ना, फिर उन सिग्नल्स को, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चाहिए कि आपको एक नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर आपके पास एक्सपर्ट्स हों, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हम अगर ये सरफेस वेब को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, तो डार्क वेब के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत दूर है कि उस तक पहुंचे और उस वहाँ से एविडेंस गैदर करें। यानी कि हम तो फिर बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गए ना, हमारी ये यूथ हो गई या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गया इस मुल्क में स्पेशली। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, और फिर ये जो मुकदमात होते हैं ना, जिस तरह ये साइबर क्राइम्स के साथ जो रिलेटेड होते हैं, तो जाहिर है उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा देर से एक्शन लिया जाता होगा कि नहीं? वो मुकदमात और भी लेंदी होते होंगे ये दूसरों के मुकाबले में कि नहीं? शॉर्टली प्लीज। ठीक है, हमारे पास ऐसा होता है जैसे कि FIA में हम कंप्लेंट्स करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे हम साइबर क्राइम्स की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे अब तक जितनी चेंजेस आई हैं और जो हम बातें करें वो सरफेस वेब की हो रही हैं। ठीक है। कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर हो रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ पे चीज़ें वायरल हो रही हैं। डार्क वेब हमारे लिए बहुत दूर है। अगर हम सरफेस वेब को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, और कोर्ट्स भी, इवन हमारे जजेस जो हैं, हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो हैं, वो उसके ऊपर ट्रेंड नहीं है, तो डार्क वेब मेरे ख्याल से वो दैट इज way far away from our knowledge। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल थ्री ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म है, होप यू एंजॉयड द शो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।